Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. So इस वीडियो में हम बात करेंगे the most expected question for GATE 2021 for the subject strength of material और ये strength of material के लिए हमारा पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और हमने वेटेज देखा था कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो हमारे सेकंड प्रायोरिटीज चैप्टर है, दैट इज स्ट्रेस की हम बात करेंगे। उसमें हम मेनली बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, उसकी बात करेंगे कि वहां से किस टाइप के किस फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो डायरेक्ट हम यहां पे क्वेश्चंस पे जाएंगे क्योंकि सिलेबस की बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो मैं क्वेश्चंस पे यहां पे डायरेक्टली मूव करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखो। तो यहां पे आप क्वेश्चन ये देख पा रहे हो। क्वेश्चन में बोला है a beam of length L is carrying a uniformly distributed load W per unit length। तो यहां पे आप देख सकते हो एक बीम है जिसकी लेंथ यहां पे L दी हुई है और इसके ऊपर UDL लोड लगा हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी आपको दी हुई है दैट इज W न्यूटन पर मीटर। ओके, सो द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम इज EI। ओके, द रिएक्शन एट द सिंपल सपोर्ट एट राइट एंड इज। तो हमको ये बताना है यहां पे कि राइट एंड, देखो ये इसका लेफ्ट एंड है और ये इसका राइट एंड है। तो राइट एंड पे ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएगी ये यहां पे हमको बताना होगा। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है ये दो चैप्टर से कंबाइंड होके आया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर होगा फर्स्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाला डायग्राम वाला जो आपका चैप्टर है और सेकंड आपका डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है। उन दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ये जो बीम है हमारी, ये किस टाइप की बीम है? ये प्रॉप्ड बीम है। कौन सी बीम होगी ये? इट इज ए प्रॉप्ड बीम। तो प्रॉप्ड बीम किसको बोलते हैं? अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्ट एट अदर एंड इज कॉल्ड ए प्रॉप्ड बीम। तो वो बीम जो एक एंड पे तो फिक्स्ड हो और दूसरे एंड पे वो सिंपली सपोर्ट हो, उसको हम प्रॉप्ड बीम बोलते हैं। तो ये आपकी प्रॉप्ड बीम है और इसमें आपको जो सिंपली सपोर्ट है राइट एंड पे, यहां पे बतानी है कितनी रिएक्शन होगी। तो अगर मैं इसका पहले मैं यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा इस बीम के लिए, चलो देखते हैं। सो ये देखो, यहां पे दैट इज, यहां पे देखो आपको पता है ये रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट पे कौन सी रिएक्शन आएगी? वर्टिकल रिएक्शन आएगी। ओके, सो अगर मैं इसको रब करके अगर अच्छे से ड्रॉ करता हूं, सो दिस, ये इस तरह से, दिस वन। ओके, सो यहां पे रोलर सपोर्ट है एंड यू नो वेरी वेल रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। सो इट इज कॉल्ड सपोज RB। इसको हमने बोल दिया RB। इस पॉइंट को अगर मैं A बोलता हूं और यहां वाले सपोर्ट को अगर मैं B बोलता हूं। ओके, और यहां पे है लेफ्ट एंड पे है फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट पे यू नो वेरी वेल यहां पे वर्टिकल फोर्स की भी रिएक्शन आएगी, वर्टिकल लोड की भी रिएक्शन आ सकती है, हॉरिजॉन्टल लोड की भी रिएक्शन आ सकती है एंड यहां पे एक रिएक्शन और आएगी दैट इज मोमेंट की रिएक्शन भी यहां पे आएगी। सो एट फिक्स सपोर्ट यू मे फाइंड 3 रिएक्शंस। सो वर्टिकल लोड रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल लोड रिएक्शन एंड द मोमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहां पे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी और ये जो लोड बीम पे लगा हुआ है दैट इज UDL, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज द UDL और इसकी इंटेंसिटी आपको गिवन है दैट इज W। अगर इसकी पर यूनिट लेंथ में दिया है, अगर मैं न्यूटन कंसीडर करता हूं तो न्यूटन पर मीटर, ये इसकी सपोज यूनिट होगी। ओके, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखो यहां पे
Actually, it is a case of indeterminate beam. It is a case of indeterminate beam. एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट बीम किसको बोलते हैं कि if number of reactions is greater than the number of static equilibrium equations. If number of reactions is greater than the number of static equilibrium equations, अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है, सो इट इज द कंडीशन ऑफ इनडिटर्मिनेट बीम. तो देखो यहां पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो सकती हैं. दिस इज रिएक्शन 1, ये वर्टिकल यहां पे, और फिक्स्ड एंड पे यहां पे 3 रिएक्शन है. कितनी रिएक्शन है? 3. तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 4. एंड यू नो वेरी वेल number of static equilibrium equations are 3 and 4 is greater than 3, so it is the case of indeterminate beam. और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, सो इनडिटर्मिनेसी इज 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1. तो इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो सभी एस्पेक्ट्स पे हम यहां पे बात करेंगे. तो ये तो होगी बात कि इनडिटर्मिनेट बीम क्यों है. ये बिकॉज द नंबर ऑफ रिएक्शंस आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ओके, एंड द इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम इज 1. ओके, तो इनडिटर्मिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ओके, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसको फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसके लिए हमको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कहां से आएगी? वो इक्वेशन आएगी हमारी डिफ्लेक्शन से. कहां से आएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन? डिफ्लेक्शन से आएगी. कहां से आएगी? डिफ्लेक्शन से. तो फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगी? डिफ्लेक्शन से. देखो नंबर ऑफ रिएक्शंस 4, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए ना, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो 3 इक्वेशंस तो हम ले सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, आपको पता ही है, और फोर्थ इक्वेशन लेंगे हम यहां पे डिफ्लेक्शन से. तो डिफ्लेक्शन से कौन सी इक्वेशन आएगी उसको हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा. और ये देखो, कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल आईईएस का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, कोई भी एई का एग्जाम हो, कोई भी जो भी इंडिया में इंजीनियरिंग का जो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा या होता है, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखो, तो क्या करते हैं हम, सपोज पहले हम यहां पे ये अज्यूम करते हैं कि ये जो यहां पे ये जो रिएक्शन है, ये जो लोड लगा हुआ है, इसको हम करते हैं नेग्लेक्ट. तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, और ये हमारा था पॉइंट बी, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो यूडीएल की वजह से, ड्यू टू दिस यूडीएल लोड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कितना होगा? सो ड्यू टू यूडीएल जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंट बी पे, अगर मैं इसको बोलता हूं वाई बी, तो ये कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला एज यू नो वेरी वेल, ओमेगा एल की पावर 4 अपॉन 8 EI. ओमेगा एल की पावर 4 अपॉन 8 EI. इट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ओके, और सेकेंड टाइम अगर मैं इस यूडीएल को नेग्लेक्ट करता हूं, और मैं कंसीडर करता हूं सिर्फ यहां पे ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, सो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड एट पॉइंट बी, वाई बी डैश अगर हम इसको बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज लोड कितना है, इसको हमने बोला आर बी, सो आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI. आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI. ओके, और इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड. ठीक है, बिकॉज ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा इसकी वजह से, और ये जो यूडीएल फोर्स लगा हुआ है, ये जो यूडीएल लोड लगा हुआ है, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा ये डाउनवर्ड होगा. Okay, and you can see here that point B is in static condition. तो point B हमारा कहीं पे भी मूव नहीं होगा. तो अगर point B कहीं पे भी नहीं मूव होगा, so that means उसकी क्या कंडीशन होगी? So static condition of
पॉइंट बी, देखो स्टैटिक कंडीशन क्या होगी पॉइंट बी की, कि जो पॉइंट बी पे ये जो डाउनवर्ड यहां पे डिफ्लेक्शन है, अगर ये इक्वल हो जाए अपवर्ड डिफ्लेक्शन के, सो इफ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू अपवर्ड डिफ्लेक्शन, दैट मींस कि वो पॉइंट वहीं पे स्टैटिक रहेगा, कहीं पे भी मूव नहीं करेगा. सो दैट मींस वाई बी इज इक्वल्स टू वाई बी डैश. तो ये हमारी कंडीशन होगी स्टैटिक की, पॉइंट बी की. सो यहां पे अगर मैं पुट करता हूं, सो WL की पावर 4 अपॉन 8 EI, WL की पावर 4 अपॉन 8 EI इज इक्वल्स टू RB इंटू L क्यूब अपॉन 3 EI, RB इंटू L क्यूब अपॉन 3 EI. तो यहां पे EI से EI कैंसिल होगा और L क्यूब से यहां पे L क्यूब कैंसिल होगा, यहां पे L बचेगा सिर्फ, और यहां पे आपका RB आएगा, दैट इज 3WL upon 8, 3WL upon 8. Yes, so it is the correct answer. So the reaction at the right support is the 3y8 into W into L, और ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. और ये ब्यूटीफुल प्रॉब्लम क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा. पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. देखो, हाइपोथेटिकल engineering stress strain curve shown in the figure has three straight lines P, Q, QR and RS with coordinates. ये coordinates given है इनके. Okay, R is the yield point. Okay, sorry, Q is the yield point and R is the UTS point and S is the fracture point. Okay, and what we have to tell this, the toughness of the material. तो हमको क्या बताना है, टफनेस बताना है मटेरियल का, और हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिवन है, और हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है डिफरेंट पॉइंट के, और हमको बोला है कि S इज द ब्रेकिंग पॉइंट, दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट. ओके, और हमको बताना है कि टफनेस क्या होगा. देखो, कभी भी आप गेट का जब क्वेश्चन करोगे या गेट एग्जाम में जाओगे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आंसर पूछा गया है क्वेश्चन में, वो किस यूनिट में पूछा गया है, उसकी यूनिट क्या है. तो यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यूनिट अगर आप टफनेस की यहां पे देखोगे तो क्या है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब. पर मीटर क्यूब मींस पर यूनिट वॉल्यूम. सो आपको यहां पे सिर्फ टफनेस नहीं बताना है, आपको यहां पे बताना है टफनेस per unit volume. And you know very well, toughness per unit volume is nothing but the area under the stress strain curve. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर जो एरिया होता है स्ट्रेन एक्सिस पे, वही हमारा रिप्रेजेंट करता है टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम. कौन से पॉइंट तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक, एस पॉइंट तक. ओके, तो अगर यहां पे हमको टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम बताना है तो हमको यहां पे एस पॉइंट तक का स्ट्रेन एक्सिस पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये जो पूरा एरिया होगा, तो ये पूरा एरिया हमारा डिनोट करेगा टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम को. ओके, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो इस एरिया को हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो एक तो हो गया हमारा ये फर्स्ट पॉइंट पार्ट, इसको मैं बोलता हूं A1. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, इसको मैं बोल रहा हूं A2, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा A3. तो A1 क्या है, देखो A1 हमारा सिंपल ट्राइंगल है. सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है इसका 0.2 और हाइट कितना है इसका 100. तो यहां से कितना आएगा, सो ये आएगा आपका दैट इज, सो ये यहां से 50 एंड ये आएगा आपका 10. A1 कितना है आपका 10 यूनिट्स. ओके, A2 कितना आएगा, A2 आपका देखो ये जो एरिया है ये पूरा बन रहा है आपका ट्रेपेजोइडल. तो ट्रेपेजोइडल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस 140/2. ओके, 100 प्लस 140/2 इंटू 0.4. ओके, तो 0.2 से 0.6 तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.4. तो 100 प्लस 140/2 इज 120 एंड 120 इंटू 0.4 इज दैट इज 48. ये हो गया 48. और A3 ये भी आपका एक ट्रेपेजोइडल बनेगा, ये होगा 140 प्लस 130/2 दैट इज 135.
135 इंटू 0.2 ओके, इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ये होगी 0.2। सो ये आएगा डेट इज 27। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट कहां पे गलती करते हैं गेट के एग्जाम में। अगर मैं इन तीनों को सम करता हूं, देखो इन तीनों को अगर हम सम करें तो 85 आंसर आएगा, और आई गारंटी कि 70% स्टूडेंट्स इसका आंसर 85 लगा के आएंगे, बिकॉज यहां पे जो स्ट्रेस की जो यहां पे यूनिट है वो मेगा पास्कल है, तो यहां पे ये मेगा जूल ही बनेगा। सो मेगा जूल पर मीटर क्यूब 85 आंसर लगा के आएंगे, और यहां पे ऑप्शंस भी नहीं है, तो आपको यहां पे फिल करना होगा। आप यहां पे 85 आंसर फिल करके आओगे। आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगाया है, बट आप गेट में जो क्वेश्चन तैयार होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहां पे आपकी रीजनिंग भी चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में तो आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन रीजनिंग में आप यहां पे फंस जाओगे अगर आप 85 लगा के आओगे। क्यों? बिकॉज यहां पे जल्दबाजी में होता है कि यहां पे ध्यान नहीं देंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेन गिवन है ये परसेंटेज में गिवन है, और इसको हमको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्ट्रेन, तो A1 की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस है 0.2%, और यहां पे हमको 100 से इसको डिवाइड करना होगा। सिमिलरली यहां पे भी 100 से डिवाइड करना होगा, सिमिलरली यहां पे भी 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे आएगा 0.10, यहां पे आएगा 0.48, यहां पे आएगा 0.27, और इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 0.85। यस, 85 इसका आंसर नहीं होगा, 0.85 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो गेट के एग्जाम में बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सही होने के बाद भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले। अ सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ लेंथ 3L इज सब्जेक्टेड टू द लोडिंग एज शोन इन द फिगर। ओके, ये हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है। If P is 1 न्यूटन, ओके, लेंथ इज L इज 1 मीटर, यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है जिसकी डायमेंशन भी गिवन है, बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है एट पॉइंट A। तो यहां पे आप देख सकते हो पॉइंट A पे बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस एट A लोकेटेड एट द टॉप सरफेस ऑफ द बीम एट ए डिस्टेंस 1.L फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। तो लेफ्ट सपोर्ट से ये जो पॉइंट A है इसकी डिस्टेंस बोली है 1.5L, और पूरी लेंथ कितनी है 3L, दैट मींस हाफ पे, और इसका क्रॉस सेक्शन है यहां पे, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसका, दैट इज 10 इंटू 10 mm का। तो यहां पे आपको टॉप फाइबर्स पे बताना है कि बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी, एंड यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू m अपॉन z। टॉप फाइबर पे अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होगा m/z। m इज द बेंडिंग मोमेंट, तो पॉइंट A पे पहले हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होंगी। ओके, इसको अगर मैं A पॉइंट बोला हुआ है, इसको अगर मैं P पॉइंट बोलता हूं, और इसको मैं बोलता हूं पॉइंट Q, तो यहां पे रिएक्शंस हमको फाइंड आउट करनी होंगी। तो यहां पे सपोज रिएक्शन होगी RP, और यहां पे जो Q पॉइंट पे रिएक्शन होगी दैट इज RQ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी RP प्लस RQ, तो ये कहां से आएगी, दैट इज समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, और ये होगा इक्वल्स टू 0। 0 क्यों होगा? बिकॉज P यहां पे अपवर्ड है और P डाउनवर्ड है, तो प्लस P माइनस P 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आएगी, एंड सेकेंड इक्वेशन आएगी, अगर मैं लेता हूं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट Q इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो, दैट इज RP इंटू 3L, ओके, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है पॉजिटिव, प्लस P इंटू 2L, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है पॉजिटिव, और इक्वल्स टू ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा P इंटू L। तो ये हमारी मूवमेंट की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, यहां से। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3RP इंटू L इज इक्वल्स टू PL माइनस 2PL इक्वल्स टू ये आएगा माइनस PL। तो L से L कैंसल, और RP की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस P/3। सो माइनस यहां पे साइन क्या डिनोट करेगा? सो माइनस साइन मींस, देखो हमने यहां पे RP की जो डायरेक्शन कंसीडर की थी वो अपवर्ड कंसीडर की थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पे नेगेटिव साइन आया, दैट मींस जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है वो गलत है, और यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी।
ओके, सो वी कैन से दैट rp इक्वल्स टू p/3 और डायरेक्शन इसकी होगी डाउनवर्ड। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए पे मोमेंट कितना होगा। तो पॉइंट ए पे मोमेंट कितना होगा, देखो दैट इज यहां पे होगा ये, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेता हूं तो माइनस rp इंटू 1.5। ओके, क्योंकि rp से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5 प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पे, ठीक है, ये p है, सो p इंटू l, p इंटू 0.5, सॉरी p इंटू 0.5। ओके, तो ये होगा मोमेंट पॉइंट ए पे। आपको पता है किसी भी अगर बीम के हमको किसी भी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके राइट हैंड साइड का या तो मोमेंट का समेशन कर लो या लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट का समेशन कर लो। हमने लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट का समेशन किया है और ये आएगा आपका माइनस p/3 इंटू, अगर यहां पे मैं इसको 1.5 को 3/2 लिखता हूं, प्लस p इंटू दैट इज 1/2। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा माइनस p/2 और यहां पे क्या बचेगा प्लस p/2। तो माइनस p/2 से प्लस p/2 कैंसिल और ए पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा ये कितना आएगा 0। यस, तो मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0। यहां पे एक बार आप ध्यान अच्छे से देख सकते हो, देखो यहां पे, ठीक है, ये पूरा यहां पे कैंसिल हो गया और ए पॉइंट पे मूवमेंट कितना आया 0। तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर मेरे को ए पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि मोमेंट एट पॉइंट ए अपॉन जेड, और ए पॉइंट पे अगर मोमेंट 0 है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी कितनी होगी 0 होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज 0। यस, तो 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अपने अच्छे रखने हैं, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, गेट के रिगार्डिंग, गेट एग्जाम के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वहां पे आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा, ठीक है। और इस टाइप की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।